टाइप्स ऑफ शेयर्स की डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास शेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं जो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स कह रहे होते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। उसके बारे में देखते हैं। अभी तक जितनी भी हमने बात की है, जितनी भी हमने अकाउंटिंग की है, जितना भी हमने डिस्कस किया था वो ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मतलब जो डिफरेंस होता है, जिनको प्रेफरेबल ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, वो किस चीज़ का होता है। बेसिकली इनको जब डिविडेंड दिया जाएगा, वो डिविडेंड जो है वो प्रेफर करके दिया जाएगा। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देने आएगी, कब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जो सबसे पहले डिविडेंड दिया होगा वो किसको दिया जाएगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको दिया जा रहा होगा। उसके अलावा जब भी कंपनी फ्यूचर में लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट होते हुए जो सबसे पहले जिनको एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उस वक्त भी इनके पास जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, वो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट जो है वो हम यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। उसके अलावा इनको जो डिविडेंड मिल रहा होता है नॉर्मली, वो फिक्स रेट में जो है वो मिल रहा होता है। एक डिटर्मिनेंट होता है, प्री डिटर्मिनेंट रेट है। तो उस प्री डिटर्मिनेंट रेट के ऊपर इन्हें क्या मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होता है। तो इनको ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, इन्हें हमेशा जो चीज़ मिलती है वो होती है लेफ़्ट ओवर, जो बच जाती है, जो हमारी बाकी होती है, वो इन्हें क्या मिलती है, वो इनको चीज़ मिल रही हो। मतलब अगर प्रॉफिट्स में से फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1,000 रुपये का, उस 1,000 रुपये में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 100 रुपया या 200 रुपये जितना ही बनेगा वो हम लेस करवाएंगे। ये जो रिमेनिंग होगा 800 रुपया, ये किसको मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा। जब हम कंपनी वाइंड अप करेंगे, वाइंडिंग अप के ऊपर भी पहले हम किसे पे करेंगे, पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो किसको पे की जाएगी, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे की जाएगी। तो हमने लेके चलना होता है। अब नॉर्मली हमने सारी डीलिंग जो है वो किसके मुतालिक करनी है, वो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक करनी है कि ये हमारी ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक करनी है, क्या है क्या नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमें एक पर्सपेक्टिव जो है वो देखना होगा। हमें इसका एक पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा कि यार ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, टाइप्स क्या है, वो हमें एक पर्सपेक्टिव पे उनको लेके चलना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप अगर देखें तो इसको भी हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन। हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूँगा प्रेफरेंस डिविडेंड की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दूसरे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिमेंबर, ये चीज़ लिखते जाइएगा, ये साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर आपने ये चीज़ जो है ये नोट डाउन करनी है, इनको रिकॉर्ड करना है कि जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी। ये क्या होंगे, ये जो आपकी इक्विटी है ये आपकी इक्विटी का पार्ट बन रहे होंगे। मतलब हम इसे शेयर्स के तौर के ऊपर ही क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। डिविडेंड फिक्स होगा, ये सारा कुछ है, बट ये क्या होगा, ये हमारे शेयर्स का पार्ट बनेंगे, ये हमारी इक्विटी में ट्रीट हो रहे होंगे। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये नाम के शेयर्स हैं, बट ये इक्विटी का पार्ट नहीं बनेंगे, ये हमारी जो है वो लाइबिलिटी बन रहे होंगे। अब इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से, मुझे आपने इस चीज़ का रिस्पॉन्ड भी करना है, जवाब भी देना है। एक कंपनी ए है, कंपनी ए जाती है बैंक के पास और बैंक से लोन लेती है 1 मिलियन का। बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया, रेट जो है वो कितना है, 10% है, और लोन लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वापस कर देगी। इसका मतलब कंपनी हर साल जब कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बना रही होगी, तो उस वक़्त हर साल 1 लाख रुपया क्या कर रही है, वो इंटरेस्ट अपना कॉस्ट चार्ज कर रही है, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में, और 5 सालों के बाद इसको लोन को वापस करना है। तो अगर ये सिनेरियो हो,
आप इस सब को लोन ही ट्रीट करते हैं, आप इस सारे को लोन ही समझते हैं ना, ये लोन ही है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इररिडीमेबल का मतलब है जो कभी भी वापस नहीं होंगे। इररिडीमेबल का मतलब क्या है? जो कभी भी वापस नहीं होंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि ये हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शेयर्स दिए, ठीक है, हम इनको फिक्स रेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद लोग आएंगे, हमें ये शेयर्स जो हैं वो वापस करेंगे और हम उसे क्या कर देंगे, हम उसको उसके बदले में जो भी अमाउंट बनती है, जो भी रकम बनती है, वो हम उसको क्या दे देंगे, पे कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो लाइक आपकी नॉलेज में आ जाए। कंपनी ए ने इशू किए हैं 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। दे विल गिव अ डिविडेंड एट 10%। शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसमें देखें आप, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स दिए 10 रुपये के लिहाज से, तो कंपनी को कितने पैसे मिले हैं? कंपनी को 10 लाख रुपया मिला है। कंपनी हर साल इसके ऊपर फिक्स रेट पे ये डिविडेंड पे कर रही है 1 लाख रुपया, और 5 साल के बाद ये लोग आके कंपनी को शेयर वापस करेंगे और कंपनी इनको ये अमाउंट वापस कर देगी। अब ये कहानी और ये कहानी, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर ये लाइबिलिटी है तो ये भी तो लाइबिलिटी होगी, बिकॉज ये भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, वो भी बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। बैंक से लोन लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए लेते हैं, बाद में हमने बैंक को पे बैक करना होता है। यहाँ पे भी हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 5 साल के लिए हैं, 5 साल के बाद हमने आवाम को रकम वापस कर देनी है, उनसे शेयर्स वापस ले लेने हैं। बैंक में भी आप फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो सूद होता है, यहाँ पे भी आप फिक्स एक परसेंटेज में डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है। तो इसलिए जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये किसका पार्ट बनते हैं? ये हमारी लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं, ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। और जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में डिविडेंड नहीं होता, बल्कि ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट होता है, ये मेरा इंटरेस्ट होता है, इसको हम एज इंटरेस्ट के तौर के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। अब अगली टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स की, उसको ज़रा हम देखते हैं। वो है क्यूमुलेटिव। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स की ये वाली टाइप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है जी हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वाली चीज़ जो है ये डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पास पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगा उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, आपको लाइक समझ आएगी कि यार ये प्रैक्टिकली पेपर के पर्सपेक्टिव से ये वाली टाइप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? अब इस चीज़ को ना ज़रा फोकस होकर सुनिएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में बुनियादी तौर के ऊपर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे है डिफरेंस डिविडेंड की पेमेंट का। देखें, कंपनी जो है वो पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है और फिर जो है वो डिविडेंड की क्या करती है, पेमेंट कर रही होती है। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही ना किया हो तो कंपनी डिविडेंड पे भी नहीं करते। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ना आप ये बात लिख लें कि व्हेन डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल हम क्या करेंगे, उसी साल इसका ट्रीटमेंट जो है वो, जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस साल ही हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे, उस साल ही हम उसको डिविडेंड पे कर रहे होंगे। नो डिविडेंड डिक्लेयर, अगर आपने कोई किसी किस्म का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो हम उसके वक़्त भी कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, हम कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं लेंगे। ये बात समझ आई? इसमें क्या है, इसमें अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ
तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें तो है ना, देखें फॉर एग्जांपल अगर 2020 में डिविडेंड नहीं दिया ख़त्म, अगर 2021 में डिविडेंड नहीं दिया ओके, 2022 में डिविडेंड नहीं दिया ओके, अगर 2023 में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इस नॉन कम्युलेटिव में सिर्फ 2023 का ही ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ 2023 का ही ट्रीटमेंट जो है वो लिया रहेगा। मतलब जिस साल जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे सिर्फ वही पे किया रहेगा। जो माजी का डिविडेंड है अगर वो नहीं डिक्लेयर किया तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वो आपको नहीं मिलना, वो आपको नहीं मिलना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखें कि अगर 2020 है और 2020 में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया ओके, 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया ओके, 2022 में भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया ओके, अगर 2023 में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो 2023 में क्या होगा, इन 3 सालों का और ये वाला इन 4 सालों का इकट्ठा डिविडेंड जो है वो पे किया जाएगा। तो ये है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिविडेंड को जमा कर रहे होते हैं। तो पेपर में हम क्या देखते हैं, पेपर में हम देख रहे होते हैं कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। देखिए पेपर में वो स्पेसिफाई करेगा कि ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लास्ट में लेके चलेंगे। इसका सवाल में एक ट्रीटमेंट याद रखिएगा कि अगर उसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गिवन कर दिया, अब वो कुछ बोले या ना बोले, हमने डिविडेंड का ट्रीटमेंट हमेशा लेना है। ये मैंने बात आपको आगे जाके ईपीएस में नहीं बतानी, ईपीएस के पर्सपेक्टिव से ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर एग्जामिनर कुछ भी ना कहे ना, हमने डिविडेंड का फिर भी ट्रीटमेंट लेना है। क्यों? बिकॉज हम डिविडेंड पे करें या ना करें, हम तो उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जब पे करेंगे, जिस साल पे करेंगे, हम सारा ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो क्यूमुलेटिव का तो भाईजान ये होता है बीच में। और नॉन क्यूमुलेटिव का क्या होता है, जिस साल हम डिक्लेयर करेंगे उसी साल पे करेंगे, जिस साल डिक्लेयर नहीं किया उस साल हम पे नहीं कर रहे होंगे। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक। ये सबको क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, कि जो ओनर और कंपनी के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो शेयर्स के मुतालिक है कि अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो ओनर शेयर बाय करेंगे, ओनर का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, कंपनी के पास बैंक आएगा। तो ये जो है ये बिटवीन ओनर एंड कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है। इसमें हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स है, वो इन्वेस्टमेंट होती है बाय शेयर होल्डर्स। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखा, इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल शेयर्स होते हैं। इररिडीमेबल शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, रिडीमेबल शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर के ऊपर हम इसे ट्रेड कर रहे होते हैं। और शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो भी हमारे पास टाइप ऑफ शेयर है उसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रही होती है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो शेयर्स के ऊपर हमने क्या पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है। हमने क्या करना होता है, पे डिविडेंड पे करना होता है। अब एक चीज़ ना यहाँ पे बच्चों के, मैं मतलब FAR 2 में बच्चों को देख रहा होता हूँ तो वो बड़ा ब्लैंक और बड़ी ब्लंडर मार रहे होते हैं। समटाइम्स वे क्या करते हैं, जब वो डिविडेंड का रेट लगाते हैं तो वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर रेट लगा देते हैं। दैट इज़ गलत। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कहती है कि कंपनी 10% डिविडेंड पे करेगी, तो ये जो जिस दिन डिविडेंड पे हो रहा होगा उस दिन जो शेयर कैपिटल होगा, जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होगी, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये डिविडेंड जो है वो लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है फेस वैल्यू, तो शेयर कैपिटल के साथ कितना बनेगा, 1 मिलियन का। अगर कंपनी कहती है कि मैंने 7% डिविडेंड पे करना है, तो हम इस शेयर कैपिटल, ये जो मेरे पास शेयर कैप है, इसका 7% लेंगे, जो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 70,000। 70,000 जो है वो डिविडेंड कंपनी पे कर रही होगी। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो अमूमन क्या कर रहे होते हैं लोग, जो है वो गलती कर रहे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का ऑर्डर होता है। जब भी हमने डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड सबसे पहले हम पे करेंगे जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको।
अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी पहले जाएगा आपके पास कम्युलेटिव वालों को, उसके बाद आनी है बारी नॉन कम्युलेटिव वालों की, उसके बाद जो बचेगा डिविडेंड वो किसके पास जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों के पास जाएगा। कम्युलेटिव वालों का डिक्लेयर हो या ना हो, हमने अगर कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव पे हमने ऑलवेज ट्रीटमेंट जो है वो लेना ही लेना है। नॉन कम्युलेटिव जो है जब वो डिक्लेयर होगा हम उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट लेंगे, अदरवाइज़ जो है हम उसे क्या कर रहे होंगे, अदरवाइज़ हम उसको इग्नोर कर रहे होंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद जो डिविडेंड की दो टाइप्स हैं हमें पता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर होगा, तो जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। और फाइनल डिविडेंड हमेशा साल के एंड पर डिक्लेयर होगा और वो अगले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। ये भी सारी हमने डिस्कशन कर ली हुई है। उसके बाद शेयर कैपिटल के मुतालिक ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये बस आपने इसको रीड ही करना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल की अमाउंट है जो हमने कंपनी को अलाउ की हुई है कि आप इतना शेयर कैपिटल जो है वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपने थ्रू आउट लाइफ में। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है कि उसमें से कंपनी ने अभी तक कितना इशू किया है वो हमारे पास क्या होगा, वो मेरा इशूड शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद सब्सक्राइब के जो कंपनी ने इशूड शेयर कैपिटल किया है उसमें से इन्वेस्टर्स ने कितनी अमाउंट अभी तक ले ली है, कितना शेयर ले लिया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। और पेड अप क्या होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाती है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें देखी हैं। उसके बाद शेयर प्रीमियम, ये भी हमने पढ़ लिया। शेयर प्रीमियम क्या होता है कि शेयर को उसकी वैल्यू से महंगा बेचना, ऊपर वाली अमाउंट पे बेचना, ये शेयर प्रीमियम होता है। और रिडेम्पशन क्या होता है, रिडेम्पशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ। रिडेम्पशन क्या होता है कि अपने ही शेयर जो हैं जो आपने कंपनी इशू किए हैं उनको वापस ले लेना, ये हमारा क्या कहलाता है, रिडेम्पशन कहला रहा होता है। फिर बोनस शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री में शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो बोनस शेयर दिए जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या कंपनी कर रही होती है, इसमें कंपनी जो अपने रिजर्व्स हैं, जो कंपनी के रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा रही होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा बोनस शेयर कहला रहा होता है। और राइट इशू क्या होता है, राइट इशू आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर शेयर दे रहे होते हैं, ये हमारे राइट इशू कहला रहे होते हैं। अब ये सारी एंट्रीज भी हम देख आए हैं। अगर हम नॉमिनल वैल्यू पे फेस वैल्यू से इशू कर रहे हो क्या एंट्री होगी, 1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, बैंक डेबिट 1 मिलियन से, शेयर कैपिटल 1 मिलियन से क्रेडिट होगा। और असूल जो है शेयर कैपिटल हमेशा किसके ऊपर होता है, जो हमारी फेस वैल्यू होती है शेयर कैपिटल हमेशा उसी से क्रेडिट हो रहा होता है। अगर प्रीमियम पे है मतलब 1,00,000 शेयर जो हैं 10 रुपये का एक है, अगर 27 रुपये के इशू किए हैं तो बैंक हमारा टोटल अमाउंट से होगा। मतलब अगर मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हैं, 1,00,000 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 लाख से मेरा बैंक जो है वो डेबिट होगा। शेयर कैपिटल हमेशा मेरा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। अगर मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हैं, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 मिलियन बनता है, ये मेरा शेयर कैपिटल होगा। और जो रिजल्टेड है, रिमेनिंग है, वो कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम पे। ये भी हमने एंट्री जो है सीखी हुई है। फिर डिस्काउंट पे हमने देखा था कि डिस्काउंट ऑन शेयर जो है वो हम प्रीमियम पे और रिटेन अर्निंग पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी थी ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब हम बात करेंगे नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिसको हम लेकर चल रहे। अब इसमें कुछ रिजर्व्स वगैरह की बात करेंगे, रिजर्व्स क्या होते हैं क्या नहीं होते उसको ज़रा देखेंगे। ये चीज़ है ना कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, ज़रा इस चीज़ को देखिएगा, इस इक्वेशन को ज़रा देखिएगा क्या है क्या नहीं है। देखें, एक है हमारे पास, जब इक्विटी की बात कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं, ए, बी और सी। शेयर कैपिटल की क्या हमारे डिटेल डिस्कशन होगी कि शेयर कैपिटल क्या है क्या नहीं है, इसकी डिटेल डिस्कशन होगी हमारी, सबको समझ आ गई है क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है रिजर्व्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व, मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व।